बस्तर में लगातार सरकार और माओवादियों के बीच एक लंबे समय तक एक युद्ध चला और उसके बाद बीते दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसकी अंतिम तारीख उन्होंने तय कर दी, उसके बाद फोर्स ने कई सारी नई रणनीतियां अपनाई और माओवादियों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। लेकिन इसी दरमियान सरकार ने ये भी अपील किया कि माओवादी मुख्य धारा में लौट आएँ तो उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जाएगा। सबसे पहली शुरुआत माओवादियों के पोलित ब्यूरो वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा ने की, जब उन्होंने अपने लगभग 50 साथियों के साथ में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जाकर आत्मसमर्पण किया। फिर छत्तीसगढ़ में लगभग 210 की संख्या में सतीश कोपा उर्फ रुपेश दादा ने अपने कई साथियों के साथ में वापस लौटे। तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये आत्मसमर्पण नहीं, मुख्य धारा में प्रवेश है और ये उनका पुनर्वास है। एक नए शब्द से इसकी परिभाषा उन्होंने तैयार की और उसके बाद लगातार प्रयास किए गए कि जो माओवादी जंगलों में हैं वो किसी भी तरह से वापस लौट आएँ। और यही वजह है कि तत्काल जितने भी जो समर्पण नीति है उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए ताकि माओवादियों को भी लगे कि जंगल से बाहर निकलकर वो एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। लगातार हो रही कोशिशों के बाद छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना के माओवादी भी लौटने लगे। बीते दिनों माओवादियों के सबसे बड़े नेता पोलित ब्यूरो देवजी भी वापस लौट कर आए। ऐसे में एक चिट्ठी आती है बीबीएम से। बीबीएम एक डिवीजन है उड़ीसा राज्य का और वहाँ से एक चिट्ठी आती है और वहाँ के एक सचिव हैं विकास, उनके द्वारा कि हम वापस लौटना चाहते हैं। जब वो वापस लौटने की उन्होंने मंशा जाहिर की तो बस्तर टॉकीज जिस तरह से हर बार ये कोशिश करता है कि अगर कोई माओवादी अपनी स्वेच्छा से वापस लौटना चाह रहा है अपनी इच्छा से तो उनके लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाया जाए। और उसी रास्ते को बनाने के लिए मैं आज लगभग 4 दिन से महासमुंद के इस इलाके में भटक रहा था। तो भटकते भटकते आखिरकार आज हमारी मुलाकात उन सभी 15 माओवादियों से हुई और अब हम इनको वापस लेकर मुख्यालय तक जाएंगे। तो मुझे लगा इस दौरान बातचीत कर ले जो माओवादी नेता हैं उनसे भी और उनके जो साथी हैं उन सब से भी जो बात कर पाए। तो जिन शीर्ष माओवादी ने जो पत्र लिखा था, विकास जो कि मेरे हमनाम भी हैं, सेनाओं हैं, वो मेरे बगल बैठे हैं। विकास दादा, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज में। धन्यवाद। तो विकास दादा से बात करते हैं। विकास दादा, सबसे पहले आप ये बताएं कि कैसे आप लोग मन में ये विचार बनाए कि अब वापस लौटना चाहिए, अब वापस लौटने का समय हो गया। मतलब पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा दमन बढ़ गए। एक खगार नाम से जो हमला शुरू किया तब से पूरा देश भर में हमला तेज हो गया। उसमें कई सारे घटना हुआ। हमारा पार्टी का महासचिव भी शहीद हो गया। बड़ी बड़ी घटना में ज़्यादा संख्या से कामरेड लोग शहीद हो गए। उसी समय में सोनू दादा लोग, सतीश लोग भी चले गए। और उसका पहले शांति वार्ता के लिए प्रयास चला था लेकिन उसको सरकार खारिज किया। उसके बाद मजबूरी में सोनू दादा लोग बाहर जा कर के पुनर्वास किया। वो बात को भी हम सुने हैं। लेकिन परिस्थिति तो वैसे ही है। हमें अभी अंदर रह करके पुराना जैसा सशस्त्र संघर्ष का जरिए ये आंदोलन को आगे ले जाना बहुत मुश्किल है। वो रास्ता तो पूरा बंद हो गया जैसा हो गए। ऐसा परिस्थिति में हम रास्ता को बदल करके लड़ाई को जारी रखना ठीक रहेगा करके हम लोग भी सोच रहे थे। लेकिन ये लोग जाके फिर पूरा पार्टी की तरफ से आह्वान करने से, टोटल पार्टी ऐसा करने से ठीक रहेगा करके हम सोच करके इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन वैसा कमेटी की तरफ से कोई संदेश नहीं आया। उसी के इंतज़ार में पार्टी सोच करके केंद्र कमेटी सब पार्टी को आह्वान करेगी करके हम बहुत दिनों से देखते रहे। वो आखिर में बहुत सारे नुकसान हो गया। कुछ ही लोग बचे हैं, वो भी समझ में आ रहे। हम सोचे थे मार्च खगार टारगेट को पूरा करने के बाद हम सोच करके बाहर आएंगे करके। 31 मार्च के बाद मतलब वो बार बार 31 मार्च का टारगेट दे रहे हैं ना। हाँ, तो हम उसको कैसे भी हम साफ कर देंगे करके। हम तो बहुत मुश्किलों से बचकर रह रहे और भी 1 महीने तक रह सकते हैं। फिर भी पार्टी पूरा खत्म हो गया। अभी सीसी लोग भी हो गए, देवजी भी आखिर में सरेंडर का वो बात भी सुना दिया। उसके बाद में ठीक है फिर हम चले जाएंगे अभी करके
निर्णय लेकर के। तो चिट्ठी भेजी थी। देव जी के आने के बाद निर्णय लिया आप लोग? नहीं, उसी दिन। उसी दिन लिया। हाँ उनका खबर सुने तो आप लोग बोले अब चलना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है दादा, अभी कितने लोग और बच गए होंगे पार्टी में आपके अंदाज से? कम ही लोग बचे हैं। उड़ीसा में तो पूर्वी बुरा में कुछ लोग बचे हैं, मतलब 2 बैच, उसमें एक एजेंसी मेंबर है और बाकी डीवीसी एसी कामरेड्स भी साथ में है। अभी आप तो 30-35 तक संख्या हो सकते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में हमारा राज्य कमेटी के अंतर्गत उतना लोग बचे हैं। तो बाकी डीके का तो हमारा संपर्क टूट गया बहुत दिनों से। अच्छा, कहीं से संपर्क नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा। अभी तो आप मनोज दादा लोगों का घटना सुने हैं ना? हाँ, ये जो मटाल में हुआ, उसके पहले राजा डिग्गी के ऊपर मताल, उसका पहले कुलाड़ घाटी घटना हुआ था। हाँ, जिसमें चलपति का घटना में हम भी थे। हाँ, मैं भी शामिल था उसमें। अच्छा, उसमें घटना में आप थे वहाँ पे? हाँ। अच्छा, आप वहाँ से बच के निकले हैं। ओह, तो ऐसी कई सारी घटना हुई है। हाँ, इसलिए सब देख करके हम अभी तो पुराना जैसा हम काम नहीं कर सकते। पूरा बहुत सारे सीमित आए थे, वो जनता से संपर्क करने में भी दिक्कत है। बहुत सतर्क से संपर्क करने से फिर फोर्स को पता चलने से बहुत सारे संख्या में आ रहे। इसलिए ये सभी दिक्कत को देखते हुए हम जाने के लिए। अभी कितने लोग आए हैं दादा आप लोग? हम 15 लोग आए थे। पूरा हमारा डिविजनल कमेटी तीनों से है और 2 डीवीसीएम में। अच्छा, मुझे पकड़ के तीनों से डिविजनल कमेटी है। मैं डिविजनल कमेटी का सचिव हूँ। अच्छा, और इधर उड़ीसा राज्य कमेटी के अंतर्गत पश्चिम ब्यूरो, मतलब डीजीएन डिवीजन एक है, ये डिवीजन है, दोनों डिवीजन मिला के पश्चिम सब जोनल ब्यूरो है। वो ब्यूरो का सचिव भी है। अच्छा, आप सचिव भी? हाँ। वो हमारे से पहले डीजीएन डिवीजन वाला पूरा के पूरा सरेंडर कर दिया। मतलब हमारा डिवीजन एक ही बचे थे। यहाँ से कोई भी अकेले जाकर के सरेंडर नहीं किया। अच्छा, हम सब लोग इकट्ठे वो आखिरी तक देखेंगे, हम फैसला करके जाएंगे करके रुके थे। अभी सब लोग निर्णय लेकर के निकले। इसमें जो 15 आप लोग आए हैं, तो सब इसमें अधिकतर लोग कहाँ के हैं? अधिकतर लोग बस्तर के। अच्छा, सभी बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, अच्छा, तीनों जिला वाले वहाँ के। और आप कहाँ से हैं? मैं तेलंगाना से। हाँ, तो हाँ उठा, तो आप तेलंगाना से हैं। ये जैसे जो आप लोग अभी आए हैं, तो क्या लगता है दादा, कहाँ पे ऐसा, आखिर मैं जहाँ तक सुना हूँ कि दंडकारण्य में 80 से हो आप लोग, अब आप ज़्यादा जानते होंगे, खैर मैं सुना हूँ जैसा, तो इतना लंबा समय आप लोगों की पार्टी यहाँ पे चली, ऐसा कहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ, आपको क्या समझ में आता है कि 2 साल में ही पूरा एकदम इतना लंबा पार्टी खत्म हो गया पूरा? मतलब उसका पीछे का कारण 2 साल का नहीं है, वो बहुत सीसी भी समीक्षा किए हैं। वो 13 से हमारा पार्टी का आंदोलन पूरा थोड़ा बैकफुट में चले गए। अच्छा, उसका पीछे कई सारे कारण है। वो पार्टी भी उसको चिन्हित करके बीच बीच में समीक्षा किया, सर्कुलर लिखा है, कुछ सुधारने के लिए प्रयास भी किया, लेकिन वो सभी प्रयास नाकाम हुआ। मतलब परिस्थिति बहुत सारे तेजी से बदल गया, उसको हम सही समय पर सही आंकलन करके वो परिस्थिति के मुताबिक हम हमारा डाउ पेच में हमारा निर्माण का रूप में और संघर्ष का रूप में जो बदलाव लाने का था वो नहीं ला पाए। इस कारण से धीरे धीरे पार्टी कमजोर होकर के यह स्थिति आ गई 2013 के बाद से। हाँ, मतलब इस बात को आप लोग नोट किए हैं कि 13 के बाद से ये सारी चीजें होती जा रही, डाउनफॉल जाता है। हाँ, मतलब वो सीसी ऐसा करके सीसी ने जब 2018 में बसवराजू बने महासचिव, तो ये उम्मीद था कि अब पार्टी फिर से उठ जाएगी, नया महासचिव आ गए। गणपति नहीं कर पा रहे थे क्या, क्योंकि उस समय तो गणपति हेल्थ कंडीशन का कारण से वो थोड़ा पीछे हट गए। नहीं, जब नया महासचिव चुने आप लोग, तो फिर आप लोगों को उम्मीद हुआ कि अब पार्टी फिर से अच्छा आएगा, जो डाउनफॉल जा रहा है? एक लीडर का बदली होने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो पूरा हमारा पार्टी समष्टि सामूहिक हिसाब से चलते हैं, इसलिए कमेटी का हिसाब से ही पूरा काम चलता है। अच्छा, अभी उड़ीसा में आप तेलंगाना से उड़ीसा कैसे आ गए, कब आए आप उड़ीसा? उड़ीसा में 2012 में आया। अच्छा, उसके पहले कहाँ थे आप? दंडकारण्य में था। आप दंडकारण्य स्पेशल जनरल कमेटी में था। आप वहाँ पे थे।
2012 में वहां से ट्रांसफर होकर के इधर आया था। अच्छा, उस समय भी आप एसजेडसी लेवल पे ही थे वहाँ? दक्षिण सब जोनल ब्यूरो हाँ, सचिव था दक्षिण- उस समय हाँ, में। अच्छा, आप तब सचिव थे। ओ। दादा, आप पार्टी में कैसे आए? ऐसा क्या हुआ आपके साथ में? मतलब हर कोई बोलता है कि जैसे गरीब लोग के साथ, मजदूरों के साथ गलत हुआ, अत्याचार हुआ, तो उन लोग फिर इसके लिए लड़ाई लड़े आ रहा है। आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो आप माओवादी बनी? मेरा व्यक्तिगत जीवन में ऐसा कोई कुछ घटना नहीं है। अच्छा। मैं बचपन से स्टडी में क्लेवर स्टूडेंट था। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की आप? मैं 10th क्लास तक पढ़ा हूँ। हाँ। उससे पहले से मैं 7th क्लास से ही पार्टी से जुड़ करके पार्टी का राजनीति को समझता था। वो संगठन में रह करके काम करते थे, छात्र संगठन और युवा संगठन। उस समय में मैं बहुत सारे पुस्तक पढ़ते थे, क्रांतिकारी पुस्तक। मैं बचपन से वो पुस्तक पढ़ करके और कई प्रकार का काम में भाग लेते हुए पूरा समझ लिया। मतलब ये समाज को बदलने के लिए हम जरूर क्रांतिकारी बनना है। पूरा समाज को नवजनवादी क्रांति के हिसाब से बदलना है और सोशलिज्म कम्युनिज्म तक हम ले जाना है करके वैसा पूरा समझ करके मैं खुद हमारा परिवार को छोड़ करके पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में आया था। अच्छा। खुद मेरा परिवार में व्यक्तिगत रूप से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा गांव में भी सामंती लोगों का शोषण चलता था। उसका खिलाफ में संघर्ष भी हुआ हमारे गांव में। वो संघर्ष से भी प्रेरणा लेकर के मैं वो पार्टी से जुड़े। क्या आवाज आ रहा है? गाड़ी आ गई। अच्छा, एक सेकंड पॉज कर दो, तो बस को उधर ही रुकवा दो। हाँ, पॉज कर दियो ना। वही आवाज बंद कर। बस हो गया। हाँ, ठीक है, ऑन कर दो। राजा पॉज हुआ ही नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा, ठीक है, रहने दो, फिर चलने दो, मैं काट लूंगा। तो दादा, कौन से सन में आप जुड़े पार्टी के साथ, ये पूर्णकालिक सदस्य बने? 1985। 1985? अच्छा, 85 से आप जुड़े हैं और आज 26, मतलब लगभग 40 साल। 40 साल हो गए। फिर कभी घर गए? जब नहीं गए। 40 साल से घर नहीं गए आप? नहीं गए। और शादी वादी? शादी पार्टी में की थी। पार्टी में ही शादी की? ठीक है, मतलब आपकी पत्नी भी माओवादी? हाँ, माओवादी पार्टी। तो वो भी हैं? अभी नहीं है, वो पहले सरेंडर किया। मतलब हैं, है। जीवित है ना? है। जैसे कई लोगों की पत्नियां कई जगह में मुठभेड़ में कहीं नहीं रहती, जैसे ऐसा। दादा, 40 साल आप पार्टी में रहे, अभी तो खैर परिस्थिति बदल गई, जो भी अलग अलग थी। क्या लगता है कि जिस उद्देश्य को लेकर पार्टी लड़ रही थी, 40 साल में उसमें थोड़ा भी आगे बढ़ पाए कि हम 40 साल से थे तो हम उद्देश्य में इतना सफल हो पाए? क्या लगता है आपको? थोड़ा नहीं, ज़्यादा आगे बढ़ गए, बहुत सारे काम किया, वो सब जनता जानते हैं। दंडकारण्य में भी हम जनता ने सरकार बना करके वो पूरा जिला स्तर का, डीके स्तर का सरकार बनाने का प्रयास भी किया। मतलब हमारा आंदोलन में मजबूत आंदोलन वो डीके में निर्माण कर पाया। बाकी जगह में कई सारे शोषण के खिलाफ संघर्ष किए थे, उसका फल जनता भी भोगा। जैसे कुछ उदाहरण बताइए अगर आप। मतलब पहले सामंतवादी शोषण बहुत रहते थे ना गाँव में। उसका खिलाफ में संघर्ष उठे हैं और जमींदारों का जमीन भी छीन लिया, गरीब जनता के बीच में बांट दिया। तो जो जमीन बांटे हैं आज जनता के पास है कि जमींदार वापस ले लिए? वो दमन बढ़ने के बाद फिर जमींदार लोग वापस नहीं लिया, वो लोग तो भाग गए, लेकिन वो जमीन ऐसा पड़ा था, बाद में वो लोग और किसी को बेच दिए थे। कौन? वही गांव वालों को, वही सामंतवादी लोग। सामंतवादी ही बेच दिए? हाँ, मतलब कुल मिला को जमीन फिर वापस ही चली गई, गरीबों के हाथ से फिर वापस चली गई। वो लंबे समय तक नहीं रह पाई, जब दमन बढ़ा तो फिर ऐसा हो गया। अच्छा, अभी मतलब क्या लगता है कि अभी सब वापस आ जा रहे हैं, तो क्या अब पार्टी वापस फिर से कभी उठ पाएगी आने वाले समय में? उठ पाएगी। जनता का समस्या तो हल हुआ नहीं है ना। जनता का समस्या और ज्यादा बढ़ गया। तो आंदोलन लगातार चल रहा है अलग अलग। इसलिए आंदोलन का रूप को बदलना पड़ेगा।
मतलब ये बंदूक पकड़ के जंगलों में रह करके गेरिल्ला युद्ध करके ये आंदोलन को इस रास्ते में आगे नहीं ले जा सकते। वो तो क्लियर समझ में आ रहा है। इसलिए ये रास्ता छोड़ करके वो दूसरा रास्ता से हम जनता से जुड़ करके फिर से आंदोलन को आगे ले जाना है। नया रूप देना। ऐसा करने से अभी जनता तो अपने आप संघर्ष कर रहे हैं ना, कई सारे समस्या के ऊपर जनता संघर्ष तो कर रहे हैं। अभी किसान लोग भी आंदोलन किए हैं और सीए उनका खिलाफ में आंदोलन हुआ। बहुत सारे विषयों में जनता अपने आप संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हम ये कारण से वो लोगों से जुड़ने में कई सारे दिक्कत आया, इसलिए ये रास्ता छोड़ करके वो लोगों का साथ में रह के वो आंदोलनों को हम सही मार्गदर्शन देने से और थोड़ा जनाधार भी बढ़ा सकते हैं, आंदोलन को आगे ले जा सकते हैं। ऐसा स्थिति है अभी। अच्छा, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको महासचिव मान लो बनाते हैं तो आप क्या क्या बदलाव करते पार्टी के अंदर, जो आपको लग रहा है कि ऐसा करने से पार्टी और अच्छे से चलती या लंबा चलती? क्या गलती है, ऐसा कुछ लगा ऐसा कि पार्टी में ये चीज़ गलत हो रहा है आपके हिसाब से? वो सब तो हुआ, सुधारने का प्रयास भी किया, लेकिन इस रास्ते से वो हम नहीं कर पा रहे। वो तो समझ में आ रहे। सबसे नंबर 1 कारण दमन है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब मिल करके लाखों संख्या में फोर्स को लगा के, मुखबिर तंत्र को बना के, टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करते हुए कई सारे दबाव बढ़ाने के बाद हमारा पूरा कामकाज ठप हो गया ना। इसलिए जनता में जाकर के जनता को संगठित करने का परिस्थिति बदल गया। ऐसा स्थिति में हम इसी में सुधार करके उसको आगे नहीं ले जा सकते। ऐसी परिस्थिति में हम बाहर आ रहे। इसलिए बाहर रह करके खुला काम करके जनता को कानून और संविधान के तहत। ये जो सरकार जैसे नया तकनीक का भी इस्तेमाल किया आपने, किया तो उसका भी आप लोग कुछ तोड़ सोचते रहे कभी कि इसका क्या तोड़? सोचते हैं, सोच करके कुछ कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन वो सरकार के पास सभी संसाधन रहेगा ना, वो पैसा का कमी नहीं रहेगा, वो टेक्नोलॉजी का कमी नहीं रहेगा, लेकिन उनसे हम स्पर्धा नहीं कर सकते। ऐसे सबको तोड़ नहीं निकल पाए। अच्छा, पैसा का कमी था क्या आप लोगों को? अभी पैसा तो जैसे पुलिस के अधिकारी लोग बताते हैं कि माओवादियों का करोड़ों रुपए का लेवी वसूली है बोलते हैं। अब मैं तो कभी हिसाब देखा नहीं ऐसा, लेकिन आप लोग क्या लगता है कि अब पैसा कम हो गया पार्टी के पास क्या, जो संसाधन नहीं इकट्ठा कर पा रहे थे आप लोग? पैसा का कमी भी है। वो लोग जितना बोल रहे उतना नहीं हो रहे। बढ़ चढ़ा कर प्रचार करते हैं वो लोग, उतना नहीं है। कमी है, पैसा कम। हथियार भी कम पड़ गया अब तो। अभी तो ये 2 साल में कई सारी घटना में अच्छा वाला बंदूक भी चले गए। कारतूस कैसे कर रहे दादा? कारतूस का भी अभी तो संकट ही चल रहे कुछ सालों से। पहले हम ज्यादा हमला करके उन लोगों को मारने से, चीज करने से मिलता था। अभी हम कमजोर होने के बाद वैसी स्थिति भी बदल गया। हम छीन नहीं सक रहे और खरीद नहीं सक रहे, सभी रास्ता बंद हो गए। इस कारण से कई सालों से कारतूस का संकट भी झेल रहे थे हम लोग। अभी ये आपका 47 है? हाँ, मेरा 47। तो ये कब मिला आपको 47? मतलब ये पता है क्या कहाँ से मिला या किसका है, कुछ आइडिया नहीं होगा? ये वाला तो गाजरास का है। अच्छा, गाजरास बाजार में लूटा 2 पुलिस को मार करके लूटे हैं। एक इंसास और एक, मतलब इतना सबको पता है कि कौन सा हथियार कहाँ से लाए बोल के? जनरल पता रहता है। अच्छा, कौन सा आम्बुश में सीज किया, हाँ जानते। अच्छा, अभी इसमें कितना कारतूस होगा दादा, दिखाओ। कारतूस तो अभी कम हो गया। कुलाड़घाटी में बहुत सारे कारतूस खत्म हो गया मेरा। अच्छा, ये तो फुल है ना? हाँ, ये तो 28 है इसमें। अच्छा, इसमें 28 है। कारतूस बनाने का कोई जुगाड़ नहीं बनाया आप लोग ना, ये ऑटोमेटिक हथियार का? नहीं बना पाया। हाँ, कोशिश तो की है, हाँ, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया। लोडेड है हथियार ना? लोड नहीं किया, मतलब मैगजीन फुल है। देखना थोड़ा सा मतलब हाँ, पता चला है कि नहीं। तो सबका हथियार लोड है ना? अभी उड़ीसा में उतना सपोर्ट गांव वालों का नहीं मिलता है बोलते हैं, सही है क्या? जैसे पहले मिलता था। हाँ,
लेकिन वो दमन बढ़ने के कारण से धीरे धीरे कमजोर हो गए। अच्छा, उड़ीसा में कितना डिवीजन है दादा? उड़ीसा में पूरा 5 डिवीजन था। अच्छा, हमारा बीबीएम डिवीजन एक है, हाँ, ये डीजीएन डिवीजन, डीजीएन अच्छा, मतलब धमतरी, गरियाबंद, अच्छा, नौपाड़ा। अच्छा, नुआपाड़ा, हाँ, वो डीजीएन डिवीजन है। हाँ, तो वो उड़ीसा में आएगा, उड़ीसा जबकि में धमतरी और गरियाबंद छत्तीसगढ़ का है। नौपाड़ा उड़ीसा का है। हम्म, वो डिवीजन भी दोनों राज्य में काम करते हैं। हमारा डिवीजन भी बरगढ़ बलिंगेर उड़ीसा का है, महासमुंद छत्तीसगढ़ का है। हाँ, तीनों जिला को लेकर के हमारा डिवीजन भी। अच्छा, अपन ये मतलब दोनों बॉर्डर जिला है, हाँ, इसलिए हम महासमुंद, और ये इसमें भी छत्तीसगढ़ है और डीजीएन डिवीजन में भी छत्तीसगढ़ पार्ट है। हाँ, ये 2 डिवीजन में। हाँ, उसके बाद बीजीएन डिवीजन, अच्छा, बासदारा, गुमसरा, नागावली करके वो खलाहंडी, रायगढ़, वो इस इलाके में एक डिवीजन है। और केकेबीएन डिवीजन एक है। केकेबीएन है, हाँ। कंधमाल वाला। हाँ, ये 4 डिवीजन है। और वो संबलपुर के आगे एसडीएस करके एक डिवीजन था। अच्छा, संबलपुर, देवगढ़, सुंदरगढ़, अच्छा, तीनों जिला के लेकर के वो भी एक डिविजनल कमेटी था। कुल मिलाकर 5 डिविजनल कमेटी ये राज्य कमेटी का अंतर्गत। ये चलपति जिसमें मारे गए मुठभेड़ में, उसमें आप भी थे, बताए हाँ। कैसे हुआ था मुठभेड़, कैसे फंस गए थे आप लोग? उस घटना में वो पहले से थोड़ा हम डेरा डालने का जगह को मुखबिरों के माध्यम से पूरा रेक्की करके सब योजना बना के रखे हैं वो लोग। मुखबिरों को नज़र रखने के लिए बोल करके एंगेज किया। हम कुछ दूसरा काम के लिए तैयारी कर रहे थे। मतलब वो दमन बनने के बाद एक जगह में ज़्यादा दिन रहने का परिस्थिति नहीं है, इसलिए हम मोबाइल में इधर उधर घूमते रहे, काम चलाते रहे। ऐसा काम करते करते हम उस समय ब्यूरो कामरेड सब लोग मिले थे। उसमें गुड्डू, सत्यम, मई, जयराम दादा, और सब मिलने के बाद ब्यूरो मीटिंग किया। ब्यूरो मीटिंग खत्म होने के बाद फिर अपना अपना काम में जाने के लिए निर्णय लिया। वो जगह से निकल करके हम आए थे वो जगह तक, जगह जहाँ घटना हुआ। उसके बाद अगला दिन हम वहाँ से निकल के अलग अलग होने का था। लेकिन वो डेरा में आते समय में 2 लोग हमको देखे थे 4 बजे समय में। वो बगल वाला गांव का है। वो बांस काटने का लिए वो काम के लिए जंगल में आया करके बोले थे। वही लोग शायद मुखबिर हो सकते हैं। अच्छा, वही लोग कुछ दिनों से वो जगह को ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। अच्छा, फिर आने से डेरा में समाचार देंगे करके हम उन लोगों से बातचीत किया। और बाद में वो लोकल कामरेड थोड़ा वो कभी कभी हमको मिलने वाला है करके बोलने से हम भरोसा करके वो 15 मिनट दूर में जाके वो पुराना डेरे में रहे थे। मतलब वो लोग जा करके समाचार दिया। 6 बजे तक समाचार चले गए वो लोगों को। अच्छा, तब वो दोनों राज्य का फोर्स पूरा प्लानिंग करके दोनों साल से एंगेज हुआ। आप लोगों को कब पता चला फोर्स आ गई बोल के? सुबह 4:30 पौने 5 बजे में उठ गए थे आप लोग? हाँ, उठ के मतलब सेंट्री तो रहते हैं ना, वो 24 घंटा सेंट्री रहते हैं। हम 4 बजे समय सेंट्री के आगे एक एक आम्बुश पार्टी को रखते थे। अच्छा, कभी कभी पुलिस सुबह के समय में ज़्यादा हमला करते करके एक टीम को भेज देते, थोड़ा आगे जा करके वो आम्बुश बैठते। अगर पुलिस आने से हम पहले फायरिंग करने के लिए, ऐसा आम्बुश पार्टी गया। वो 5 मिनट के बाद उधर से फोर्स आने का आवाज़ सुना। आवाज़ सुनने के बाद फिर वापस आके डेरा में बता दिया ऐसा ऐसा फोर्स आ रहा है करके। तब सब लोग अलर्ट होकर के हम सामान पकड़ के निकले थे वहाँ से। लेकिन वो बहुत योजनाबद्ध तरीके से फोर्स चारों तरफ घेराबंदी, एक घेराबंदी नहीं है, हाँ, वो 3-4 घेराबंदी किए थे। अच्छा, वो तुलतुली टाइप का। हाँ, तुलतुली टाइप। हाँ, इस कारण से हम वो घेराबंदी को तोड़ करके जाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन कहीं भी जाने से फिर फोर्स पहले से आम्बुश बैठे थे। ऐसा 3 दिन चला वो फायरिंग। 3 दिन तक चला? तो 3 दिन तक आप लोग फंसे थे उसमें? फंसे थे। अच्छा, तो खाना पीना कुछ नहीं फिर तो? कुछ नहीं। हाँ, फिर कैसे निकले आप वहां से? चलपति मर गए थे जब आप निकले तो? चलपति शहीद होने के समय में सब लोग साथ में थे। हम वहाँ छोड़ करके घेराबंदी को निकलेंगे करके प्रयास किए थे।
उसका 1 घंटा पहले भी जा करके कोशिश किया वही जगह में, फिर नहीं होगा करके पीछे हट गए। फिर दूसरा कहीं भी जाने से फायरिंग हुआ, चारों तरफ घेराबंदी है, बहुत सारे जगह में फायरिंग हो गए। मतलब कहीं भी निकलने का जगह नहीं। वो जगह भी थोड़ा वैसी जगह है, 2 नाला रहेगा, वो जहाँ चाहे वहाँ पार नहीं कर सकते। वो नालों को सीमित जगह में 2-3 जगह में भी उसको पार कर सकते हैं। वहाँ पूरा फोर्स तैनात किए, बाकी जगह से हम वो नाला को पार नहीं कर सकते। उस टाइप का इलाके में हम फंस गए थे। इस कारण से 3 दिन उसी के अंदर फंसे रहे। भूखे प्यासे। हाँ, 30-32 बार फायरिंग हुआ और 3 दिन के अंदर में। हाँ, और कितने लोग थे आप लोग वहाँ पे उस दिन? हम लगभग 49 लोग थे। 49 लोग। और उसमें कितने लोग का मौत हुआ? 16 लोग का ना? 16 लोग शहीद हो गए। बाकी मतलब ये 3 लेयर फोर्स घेरी है और फिर भी 49 लोग में 16 लोग का मौत हुआ, बाकी लोग चकमा देके निकल ही गए। मतलब उनका इतना योजनाबद्ध पुलिस का रणनीति में भी आप लोग का निकलने का, चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका है। हालांकि थुलथुली मुठभेड़ में भी मेरे को लगता रहा कि 38 माओवादियों की मौत हुई। बाद में पता चला कि उसमें 94 लोग थे, जबकि उसमें भी उसी तरह से घेराबंदी किए थे। तो मतलब आप लोगों का ये चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका बहुत कारगर रहता है। हथियार बनाने में लेकिन आप लोग बहुत सफल नहीं हो पाए। यहाँ उड़ीसा में भी बनाते रहे दादा हथियार? हाँ, यहाँ भी एक टीम था। हाँ, नया हथियार नहीं बना पाए, लेकिन रिपेयरिंग करने के लिए क्या क्या रिपेयर करते रहे? सब बंदूक ये ऑटोमेटिक रिपेयर हाँ करते थे। अच्छा। और ये अभी मेटल एनकाउंटर में हमारा उड़ीसा राज्य का टेक्निकल डिपार्टमेंट का इंचार्ज विमल नाम का एक साथी शहीद हो गया। अच्छा, तो वही यहाँ का वो डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। तो वो बहुत तेज था हाँ, हाँ, सब काम। वो बीजीएल बनाते रहे आप लोग भी? इधर उड़ीसा में नहीं बने। इधर नहीं बनाए? तो आप लोग सीखे नहीं? जैसे दंडकारण में तो बीजीएल नहीं, वो हाँ डिपार्टमेंट वाला सीखे हैं, लेकिन इधर बनाने का परिस्थिति भी नहीं था। दमन भी तेज था। वो सब संसाधन जुगाड़ने में भी इधर व्यवस्था नहीं कर पाए हम लोग कई कारणों से, इसलिए नहीं कर पाए। अच्छा, जब बसवराजू जिंदा थे या उस समय पहला चिट्ठी आया था? बसवराजू जब जिंदा थे तब पहली चिट्ठी आई थी सरकार के साथ शांति वार्ता को लेके, तो वो चिट्ठी तो बसवराजू लिखे होंगे। उसके बाद फिर उसके विरोध में भी शायद एक चिट्ठी आई, बोले देव जी लिखे थे कि उनको शांति वार्ता नहीं करना है। डीके का विषय हमको जानकारी नहीं है। अच्छा। मतलब हमको बहुत दिनों से संपर्क कट गया, इसलिए वहाँ का डीके एजेंसी है, सेंट्रल कंपनी सीआरबी है, वो लोग जानते हैं। अच्छा। हम वहाँ का विषय को नहीं जानते। तो जैसे आप लोग संपर्क पहले था तो कैसे संपर्क करते रहे? मोबाइल से? चिट्ठी का माध्यम से। चिट्ठी? मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, मोबाइल तो नहीं करते, हैंड टू हैंड। लेकिन फिर भी बहुत जगह मैं देखा हूँ कि आजकल कॉमरेड लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। आप लोग नहीं करते? करते थे, वो नेट को डाउनलोड करने के लिए ऐसा। अच्छा, ऐसे फोन में बात करने के लिए नहीं करते? फोन में बात करने के लिए नहीं करते थे। तो ये तो बहुत समय लग जाता होगा कि दंडकारण में क्या चल रहा है या उन लोग क्या, या तो अखबार जानकारी मिलने में समय लगता था। अभी इनका 2-3 महीने में एक बार जनरल हमारा करस्पॉन्डेंसी होता था। अच्छा, चिट्ठी पत्र। तो उसके लिए भी एक टीम है जो लेके जाएगी दंडकारण। इनका क्या लग रहा दादा, मिसिर बेसरा का? अब तो पोलित ब्यूरो में 2 ही लोग बचे हैं, एक गणपति एक मिसिर बेसरा। गणपति है ना अभी? है ना, क्योंकि वो तो बहुत बुजुर्ग हो गए होंगे। हो गए होंगे, हाँ, लेकिन है मतलब हाँ, वो संग्राम दादा का उम्र वाला है वो भी। अच्छा, मेरे को लगा उनसे भी ज्यादा उम्र के। हाँ, संग्राम दादा की उम्र। हाँ, 6 महीना 1 साल का फर्क रहेगा दोनों के बीच में। तो मिसिर बेसरा का क्या लग रहा है दादा? पता नहीं वो लोगों का हाल क्या है। उन लोग थोड़ा अलग चलते हैं क्या पार्टी से? क्योंकि जब यहाँ पे याला बातचीत हो रहा था कि सरकार से शांति वार्ता को लेके, तो शायद मिसिर बेसरा भी कोई पत्र जारी किए थे उस समय। पता नहीं। हाँ, मतलब मैं भी ऐसा सुना हूँ उस बात को लेके कि वो बहुत लताड़ते हुए कि तुम कैसे शांति वार्ता का बातचीत कर रहे हो या ऐसा करके।
मुझे जानकारी नहीं। जान कभी मुलाकात नहीं हुआ आपका? नहीं, वो तो बहुत दूर है ना। नहीं, आप उड़ीसा हाँ। में हो ना, तो उड़ीसा से झारखंड। नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, आप लोग कभी झारखंड नहीं गए? नहीं गए। क्योंकि बस्तर के बहुत सारे माओवादी हैं जो अभी झारखंड में हैं। बहुत सारे नहीं है। हाँ, मतलब कभी मेरे अब संख्या तो मैं नहीं बोल सकता एग्जैक्ट, लेकिन है, कितने हैं क्या है उस बात का। कुछ लोगों को 2015 में ट्रांसफर किया करके हाँ सुने हैं। वही लोगों में से कुछ लोग वापस आ गए। हाँ, एक जैसे कुछ लालू लोग बचे। मोरियाम वापस आया अपनी पत्नी के साथ में, वो भी बीजापुर के ही। हम्म, तो उन लोगों का लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या पता कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या अभी लगा। खासकर 1 साल से हमको दूसरा टाइप का समाचार भी नहीं मिल रहे हैं। हाँ, सिर्फ रेडियो के माध्यम से ही समाचार सुन करके समझ रहे हैं। और कोई माध्यम नहीं। कोई माध्यम नहीं है। दंडकारण्य में क्या हो रहा है वो भी हम रेडियो के माध्यम से जान रहे हैं। और झारखंड का भी वही समाचार में जो सुनते हैं वही विषय है। डायरेक्ट संपर्क नहीं है। जो समाचार में आएगा वही जानकारी में आएगा। अभी आगे क्या सोच रहे हो दादा? अब आप लोग आ रहे हो, अब आगे क्या करोगे? वही आगे जनता से जुड़ करके रहेंगे। जनता का समस्या के ऊपर तो कानूनी माध्यम से आवाज़ उठाते रहेंगे। हम 40 साल तो हमारा जवानी जिंदगी पूरा जनता के लिए अर्पित किए हैं। अभी तो एक परिस्थिति में हम बाहर आ रहे हैं। तो बाहर में रह करके जनता के साथ में जनता का समस्या को हल करने के लिए जनता के साथ में रह करके संघर्ष करेंगे। कोई कोई बोलता है दादा कि अब मरने का डर है बोल के वापस आ रहे हैं। नहीं इसको नहीं, लेके कभी मरने का डर है तो हम इससे पहले भी भाग जाते थे। कोई भी हमारा साथी हमारा डिवीजन में नहीं गया। जनरली माओवादी बनने वाला कोई भी घर से निकलते समय वो कफन बांध कर निकलेगा। कभी भी मर जाएंगे करके वो पूरा समझदारी के साथ ही पार्टी में आएगा ना। इसलिए माओवादी को किसी को मौत का डर नहीं रहेगा। वो जनता के लिए मरने के लिए तैयार होकर के निकले हैं ना। इसलिए फिर वो डरने का बात क्यों है। अभी हम भी मौत का डर से बाहर नहीं आ रहे हैं। मतलब इस रास्ते में हम ये आंदोलन को आगे नहीं ले जा सकते। वो रास्ता पूरा बंद हो चुके हैं। इसलिए अभी बचे कुछ लोग भी रह सकते हैं बहुत सतर्क से, लेकिन रह करके मुट्ठी पर लोग इसको इसी रास्ते में नहीं ले जा सकते। वो समझ में आ रहे हैं ना। इसलिए वही रास्ता को पकड़ के हम ऐसे जंगल में रहने से वो फुकट में मर जाएंगे। दूसरा कोई फायदा नहीं है। वो समझ करके हम इस रास्ता को छोड़ने के लिए निर्णय लेकर के हम बाहर आ रहे हैं। वो जनता के साथ में रह करके अच्छा अपना घर में रह के। सरकार अभी कैसा काम कर रही है, कैसे देखते हो सरकार के काम को? सरकार का काम वही, सरकार सही तरीके से काम करने से फिर वो इतना बड़ा आंदोलन करने का क्या जरूरत पड़ता है। संविधान का जो अभी सरकार भी बोल रहे हैं, हम ऐसा पुनर्वास के लिए आने वाले कामरेडों का हाथों में भी संविधान दे रहे। वो संविधान जो हमको दे रहे, वो संविधान में जो लिखा है उसको सही तरीके से वो शासन में बैठने वाला लोग करने से, लागू करने से वो हम सबको हथियार पकड़ के जंगलों में गेरिल्ला दस्ता बन करके लड़ने का जरूरत ही नहीं पड़ता है ना। वो लोग नहीं कर पा रहे। लिखने में तो सुंदर दिखेगा संविधान, लेकिन व्यवहार में आपको वो कहीं भी उनका इम्प्लीमेंट नहीं दिखेगा। उसी कारण से जनता का समस्या भी बहुत सारे बढ़ रहे। अभी भी देश को विकास हो रहे करके बोल रहे, विकास तो हो रहे, लेकिन कुछ लोगों का विकास है। जैसे अंबानी अडानी जैसे लोगों का तो देश में दुनिया में पूरा 5वां नंबर में ऐसा धनी बन रहे। तो कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग। लेकिन वही समय में देखने से बहुत सारे लोग गरीबी में जी रहे। अभी भी गरीबों का धनी का बीच में खाई भी बढ़ रहे बहुत सारे। मतलब कुछ विषयों में विकास हो रहे, लेकिन वो आम आदमी तक, लास्ट आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे। सरकार का योजना भी कुछ ही लोगों को मिल रहे, उसमें भी कई सारे समस्या है। दुर्नीति है, वो जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिल रहा। हाँ, ये सब कारण है अभी भी। लेकिन अभी ये रास्ते से वो समस्या को हल नहीं कर सकती। इसलिए तो जनता के साथ रह करके उसको वो समस्या के ऊपर आवाज उठाएंगे। अच्छा दादा, ये
जैसे कई बार मैं सुना हूँ, हालांकि मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के दस्तावेज तो पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन बोलते हैं कि आप लोगों का आखिरी मतलब उद्देश्य क्या था आखिरी में? कई लोग बोलते हैं कि लाल किला में लाल झंडा फहराना, ये सही है कि खाली मैं सुना हूँ ऐसा? मतलब देश में हमारा सत्ता मतलब वो मजदूर वर्ग का नेतृत्व में हम्म किसान, मजदूर, निम्न पूंजीपति, हम्म ऐसा हम 4 वर्ग को लेकर के शासन चलाने के लिए हम्म उसको ऐसा बोलते हैं। लाल किला मतलब पूरा देश को कब्जा करके सत्ता हमारा हाथ में लेने के लिए। अच्छा। वही नवजनवादी क्रांति बोलते हैं ना। नवजनवादी क्रांति, हाँ। वैसे वही, अभी तक वही किए थे। तो 40 साल में शुरुआत से तो आप लोग सोचे कि ऐसा होगा, कब आके आपको ऐसा लगा कि अब ऐसा तो मुश्किल लग रहा है बोल के? 13 के बाद? 13 के बाद ही 13 के 13 के बाद? बाद ही कई सारे चर्चा भी पार्टी का कमिटियों का अंदर चल रहे। हम्म वो धीरे धीरे आते हुए अभी 2-3 साल में और ज्यादा 2-3 साल में और ज्यादा। हो गया। और अभी पहले भी यही फोर्स थी, सब यही थे, लेकिन पहले इस तरह से नहीं हो पाता रहा। वही अभी मतलब सरकार भी, भाजपा का सरकार पहले से हमको ज़्यादा कम्युनिस्टों को विरोध में रहते हैं, इसलिए भी। और साम्राज्यवादियों को पूरा देश का संसाधन चाहिए अभी, वो वोट चल रहे। वो संसाधन पूरा खनिज संपत्ति आदिवासी इलाके में है, जंगलों में है, उसको निकाल के उन लोगों को बेचने का चक्कर चल रहे। इसलिए यहाँ पर उसको रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे, जनता को सपोर्ट लेकर के। इसलिए हमको पूरा मतलब खनिज वनिज रोकने के लिए, सब के लिए। हाँ। अच्छा दादा, मेरे मन में एक बात था, हमेशा मैं सोचता था कि जैसे हम सोचते हैं कि माओवादी थे तो जल जंगल जमीन बचा हुआ था। बस्तर में एनएमडीसी का प्लांट है, वो भी दशकों से है। आप लोग आए उससे पहले से है। पहले से। और वो ऐसे जगह में था, किरंदुल और बचेली का प्लांट, जहाँ पे फोर्स का जाना मुश्किल ही है, क्योंकि बहुत पहाड़ में है ऊपर में। उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचा है, वो पेड़ उन भी काटे। हम जैसे मनीष कुंजाम ये बात बोले थे, मनीष कुंजाम आदिवासी नेता है बस्तर में, कि माओवादी अगर जल जंगल जमीन बचा रहे हैं तो अमदई का खदान लगा, रावघाट का खदान लगा, तो ये सब खदान को क्यों नहीं रोक पाए? और अगर नहीं रोक पाए तो जल जंगल जमीन कैसे बचाए? ये मनीष कुंजाम का कहना था। तो इस पे क्या बोलोगे आप? नहीं, वो संघर्ष तो कर रहे हैं ना, लेकिन हमसे ज्यादा ताकत से वो लोग उसको लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी रेल लाइन का विरोध में भी, कई सारे विषयों के विरोध में आंदोलन किया, जनता को संगठित कर करके भी किया, और सशस्त्र संघर्ष का सपोर्ट से भी। लेकिन हमारा उसको रोकने का स्तर का आंदोलन हम नहीं कर पा रहे। मतलब हमारा ताकत से कई गुना ज्यादा ताकत लगा करके वो लोग उसको करके ही रोक रहे। हम सरकार के बराबर मजबूत नहीं हो पाए कभी, मतलब ये बोल रहे हैं। अगर मजबूत होते, उतना बराबरी का लड़ाई होता तो शायद रोक लेते खदानों को। इस बात कई सालों तक तो रुक गए ना। हम इतना मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ने से इतना दिन तक भी नहीं रुकते थे। उसका पहले ही खनिज संपत्ति पूरा खदान खोलते थे। मतलब हमारा लड़ाई का कारण से कुछ सालों तक रुक गए, लेकिन और ज्यादा साल तक एनएमडीसी का रुका था? नहीं, एनएमडीसी तो पहले, हाँ वो तो पहले से लगा हुआ था। हाँ, लेकिन उसका काम कभी बंद नहीं हुआ। हाँ, काम बंद नहीं हुआ, वो चलता रहा। कई बार आरोप भी लगता है कि बड़े बड़े इन लोगों से फंडिंग भी होता है, तो ऐसा सही है क्या? नहीं लिए है, कभी नहीं लिए इन लोग, कभी नहीं। ठीक है। अभी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लड़कियां ज्यादा हैं टीम में। हाँ, 9 लोग हैं। 9 लोग हैं। 15 में से 9 लोग महिला लोग हैं। हाँ, महिलाएं ज्यादा मजबूती से पार्टी में काम करती हैं क्या? करती हैं। हाँ, महिलाओं की संख्या भी ज्यादा है पूरे रिक्रूटमेंट में। दंडकरण से हाँ, महिला का रिक्रूट ज्यादा है, इसलिए सभी जगह में महिला ज्यादा। एक चीज मैं और देखा था कि बस्तर के आदिवासी जो माओवादी हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि और
जैसे महाराष्ट्र में भी मैं देखा हूँ तो बहुत लोग बस्तर से ही गए, मध्य प्रदेश में भी देखा तो बहुत लोग बस्तर से ही गए। अब जैसे आप भले संख्या जो भी हो लेकिन झारखंड में भी गए, तो बस्तर के जो आदिवासी माओवादी रहे ये ज्यादा मजबूती से पार्टी में टिकते हैं क्या, कि ये ज्यादा प्रतिबद्ध रहते हैं अपने? नहीं, वो रिक्रूटमेंट में दंडकारण्य या में बाहर से कैडर ही नहीं मिले बाकी जगह? हाँ, वही कारण है। हम्म, बाहर से मिले तो भी कम संख्या में मिले हैं। दंडकारण्य में रिक्रूटमेंट ज़्यादा था, इसलिए वो सभी जगह में जो जरूरत पड़े यहाँ से निकाल के वैसा भेजे थे। वेस्टर्न घाट तक भी बस्तर का कॉमरेड्स को भेज दिए थे ट्रांसफर कर। मतलब वहाँ का रिक्रूटमेंट कम है, वहाँ का कामों के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए यहाँ ज़्यादा रिक्रूट हो रहे हैं ना, यहाँ से लोगों को वहाँ भेज रहे हैं। ऐसा पूरा उड़ीसा में है, सब जगह में, सब राज्यों में बस्तर कॉमरेड्स। केकेटी भी बना रहे थे आप लोग ना, एक कॉरिडोर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। हाँ, वही वेस्टर्न घाट का। हाँ, वेस्टर्न घाट। अच्छा, वही। हाँ, वो उधर गणेश भी उइके एक को एजेंसी। दिए थे जिम्मेदारी का पहले। गणेश उइके वहीं गए हुए थे ना पहले? नहीं गए, वैसे प्रस्ताव किया लेकिन नहीं गए, बाद में बदली करके फिर इधर भेजे थे अच्छा। उड़ीसा में। उधर का इंचार्ज अरेस्ट होने के बाद वहाँ कोई नहीं रहा, इस कारण से गणेश को उधर भेजने के लिए सीसी सोचे थे, लेकिन तब तक पूरा उधर भेजने का रास्ता भी कट हो गए, बहुत सारी दिक्कतें आई, इस कारण से उधर नहीं भेज पाए। तो बाद में उनको फिर उड़ीसा में भेजे थे। तेलंगाना में लेकिन अभी भी आपकी पार्टी के समर्थक ज्यादा हैं ऐसे भी, क्योंकि मैं देखता हूँ जो भी आपके सीनियर कैडर अगर कहीं एनकाउंटर में मारे गए या बीमारी हजारों संख्या में जनता जमा होती। हाँ, जनता जमा होती जैसे, लेकिन यहाँ बस्तर में नहीं होते या बाकी जगह नहीं होते, तो वहाँ अभी भी है अभी भी उसको, तो वहाँ सपोर्ट अभी भी मानते हैं उसको कि जनता में रहेगा। हाँ, क्योंकि पहले वहाँ से शुरू हुआ ना संघर्ष, बहुत सालों तक भी चले हैं, इसलिए जनता के मन में रहेगा। जैसे आप लोगों के महासचिव की जब मौत हुई बसवराजू की, तब आप लोगों को लगा कि बड़ा नुकसान हुआ कि हिड़मा के मरने पे लगा बड़ा नुकसान हो गया? बसवराजू का पार्टी का महासचिव है ना, वो बड़ा नुकसान होता है। फिर भी लोगों को बहुत उम्मीद था कि अभी तो हिड़मा जिंदा है, हिड़मा जिंदा है बोल। हिड़मा को मीडिया ज्यादा बढ़ चढ़ कर प्रचार किया। अच्छा, वो तो एक एजेंसी मेंबर है। हाँ, सीसी हो गए थे क्या? मुझे पता नहीं। अच्छा, एजेंसी डी के एजेंसी मेंबर है, उस वहाँ का एसएमसी मेंबर भी है। हाँ, बटालियन का कमांडर पहले कमांडर थे, फिर रिलीव करके देवा को बना दिए थे। तो सीसी आपके जानकारी में नहीं है कि वो सीसी बनाए? मेरा जानकारी अभी आखिरी में जिसको सीसी बनाया तो ये आप लोगों की जानकारी में नहीं है? जैसे सतीश कोपा दादा है, उनको भी सीसी बनाए, पता है कि नहीं आपको? हमको जानकारी, उनको आपको भी नहीं पता, संपर्क ही नहीं था, मतलब बहुत लंबे समय से टूट गया था। ठीक है, तो अब अभी अच्छा एक चीज ये दादा कि आप लोग उड़ीसा में थे तो छत्तीसगढ़ आए, फिर कई बार बोलते हैं कि उड़ीसा का समर्पण नीति में ज़्यादा अच्छा है, बोलते हैं उड़ीसा सरकार, तो आप लोग कैसे फैसला किए कि छत्तीसगढ़ आना है जबकि आप लोग एक्टिव थे उड़ीसा में थे? हम तो पैसा के लिए ये निर्णय नहीं लिए, इसलिए थोड़ा कम ज़्यादा रहने से हमारा मन में वो पैसा का विषय ही नहीं है। पैसा का विषय है तो कहाँ ज़्यादा मिलेगा करके सोच करके वहाँ जाते, हम वैसा पैसा के लिए नहीं है, और मौत का डर से भी नहीं आ रहा है। हम अभी जो बोले हैं ना, संघर्ष का ये रास्ते से आगे बढ़ना मुश्किल है, वैसा स्थिति हमको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। नहीं वो तो इसलिए हम आ रहे हैं। आने का निर्णय लेने के बाद हमारा डिवीजन तो तीनों जिला को लेकर के डिवीजन है ना, वो कहीं भी कर सकते हैं, वो कांग्रेस भी ज्यादा बस्तर का ही है, इसलिए कितने दादा 15 में से आप 14 लोग बस्तर के ही पूरे? सिर्फ आप तेलंगाना? उड़ीसा के कोई नहीं है? कोई नहीं। और आप लोग एक्टिव उड़ीसा में थे, काम उड़ीसा मतलब कुछ साथी रिक्रूट हुए थे, लेकिन बाद में चले गए वापस। एक महिला कामरेड अंजलि करके, और गंधमर्दन में एक मुठभेड़ में शहीद हो गई वो। अच्छा, लोकल कामरेड थी। अच्छा, बढ़िया कामरेड। अरे मेरे को याद है अभी कंधमाल तरफ से एक खबर आया कि हमारे सुकमा जिला के कॉमरेड थे, वो वापस जाना चाह रहे थे तो उनको पार्टी के लोग ही मार दिए। वही हमारा संपर्क टूट गया, वहाँ क्या चल रहा है पता नहीं। खबर सुने आप लोग? खबर सुने कि नहीं?
सुने मतलब वो कल मैं नीतू से पूछे थे, अच्छा तब बोल रहा था। अच्छा। आत्मसमर्पण करके वो हाँ। है नीतू करके, हाँ हाँ, उनसे बातचीत करने से वो बोल रहा था। तब पता चला। तो ये लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया, कोई गलत अपनी मर्जी थोड़ा से- सा नहीं हो ऐसा, हाँ गलत है। हमारा पार्टी का नीति वैसा नहीं है। हाँ कोई भी कामरेड जाने का जिद पकड़ने से ये समझाते हैं, हाँ, जाऊंगा बोलने से हम भेजना चाहिए, ऐसा मारना ठीक नहीं है। तो ऐसा क्यों कर दिया उन्होंने? पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ, मतलब ये जाने से फिर नया लोकेशन हमारा पता चलेगा, सिर्फ इतने के लिए मार दी। वही कारण रहता है और दूसरा कोई कारण नहीं रहेगा। हम्म, अगर ये गए तो ताज़ा जानकारी मिलेगा हम्म, पुलिस को, हम्म, वो लोग फिर हमको मारेगा करके, उससे बचने के लिए वो लोग सोच करके किया है। लेकिन हमारा पार्टी का नीति वैसा नहीं है, नहीं, गलत है। ठीक है। अभी अभी मैं आपका एक वीडियो बना रहा था जब आप बैठे थे, तो मैं आपको देखते देखते सोच रहा था मन में कि 40 साल जीवन का दे दिए जंगल में आप, आज वापस लौट रहे हो। मन में आपको क्या लग रहा है कि मतलब मैं 40 साल लड़ा, आज आपका उम्र कितना हो गया होगा दादा? 57 चल रहे हैं। 57 हो गया, आधा से ज़्यादा ज़िंदगी चला गया आपका। तो अभी कैसा लग रहा है मन में, मतलब एक भारीपन या एक ऐसा लग रहा है कि इतना साल लड़ा और कुछ जिसके लिए लड़ा वहां तक पहुंचे नहीं और वापस आना वही पड़ा? वो तो है। हम इतना सैकड़ों कॉमरेड्स को, अच्छे अच्छे कॉमरेड्स को खोए हैं ये आंदोलन में, फिर भी हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। बीच में ही हम ऐसा मजबूरी का स्थिति आ गए। हाँ। वो तो दुख रहेगा ही। ये और ये कभी सोचे कि ये चलो ठीक है हम तो आज आ रहे हैं, आप जिंदा, यही फैसला थोड़ा पहले और ले लेते तो और कॉमरेड बच जाते? वही वो तो है, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, इसका भी अफसोस है। हाँ, अभी भी पार्टी का तरफ से निर्णय लेकर के अथॉरिटिक रूप से आह्वान नहीं किए ना अभी तक। हाँ, ऊपर से। हाँ, ऊपर हाँ, से सेंट्रल कमेटी का तरफ से टोटल पार्टी को ऐसा आह्वान अभी तक भी नहीं दिए हैं। हाँ, वो अपना अपने हिसाब से सोच सब करके अपने जा रहे हैं। हाँ। एक समय तो देव जी भी विरोध कर रहे थे। पता नहीं हमको वहाँ डीके में क्या चल रहा है, हाँ, हमको पता भी आप नहीं तो है। पहले ही बोल दी सिर्फ थी। हाँ वो रेडियो में सुन रहे थे शांति वार्ता का भी, हाँ, वो भी क्या हुआ कैसे हुआ फिर वो क्या चल रहा है वो सब हमको जानकारी नहीं है। हम दूर है, संपर्क भी कट हो गया हमारा, हाँ, हाँ। इसलिए वो सब जानकारी नहीं है। बीच में- लेकिन यही निर्णय टोटल पार्टी के हिसाब से लेकर के आंकलन करके परिस्थिति को लेने से बहुत सारे कॉमरेड्स बच जाते थे। और दूसरा तरीका से फिर जनता से जुड़ करके आंदोलन में भी शामिल हो सकते थे। वैसे तो नहीं हो पाया, वो समझ में आ रहे हैं हमको। बसवराजू जब मारे गए तो उसके बाद सब लोग आकलन लगाने लगे अपने अपने हिसाब से। कोई बोलता रहा देव जी महासचिव बनेंगे, कोई बोलता रहा वेणुगोपाल बनेंगे। आपके नज़र में ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा अच्छा नेता कौन बनता महासचिव? वैसा कुछ नहीं है, वो कमेटी तय करेगी। नहीं मतलब फिर भी आपका विचार, मैं आपके 40 साल, मैं सिर्फ इसलिए आपसे ही बात कर रहा हूँ, कमेटी तो अपना विचार रखेगी, आपके विचार में दोनों में से ज़्यादा? नहीं, वो व्यक्तिगत विचार ऐसा बोलने का जरूरी नहीं है। अच्छा, मेरे हिसाब से नहीं ठीक है, जो जरूरी नहीं है उसको ना बोलें आप। तो ये विकास दादा हैं, विकास दादा से मेरे पास सवाल, मतलब सवाल तो ऐसा है कि आप बात करते रहो तो पूरी रात बीत जाए। और अभी रात के 2 बज रहे हैं, अभी हम खाना भी नहीं खाए, अब हम लोग थोड़ा सा खाना खाएंगे। और एक सुखद संयोग ये है कि विकास दादा अपने 15 लोग के साथ आए और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि फिर 15 और जान बच जाएंगी। अब ये लोग, ना इनको अब जंगलों में भटकना पड़ेगा और ना ही ये इनकाउंटर में कोई इन्हें मार पाएगा, क्योंकि अब ये लोग वापस आ रहे हैं मुख्य धारा में। और ये उद्देश्य भी था मेरा कि कोई आना चाहता है तो उसके लिए हम वो व्यवस्था, वो रास्ता बनाएं। और मुझे लगा कि दादा से बातचीत करनी चाहिए। आपके मन में आ रहा होगा कि ये भी पूछ लेना चाहिए, वो भी पूछ लेना चाहिए। मेरे भी जहन में आ रहा है कि दादा से 1 घंटा 2 घंटा बात करते रहूं, क्योंकि 40 साल का अनुभव है इनका माओवाद संगठन में, जंगल में भटकने का लेकर। बहुत सारे सवाल हैं, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कितना तकलीफ, कितना वो पानी, बरसात, सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी जितना मेरे जहन में सवाल आते जा रहे हैं मैं पूछता जा रहा हूँ। फिलहाल तो यहीं रोकते हैं। बातचीत पसंद आई हो तो आप शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।